हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था क्या जी, अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस कैपिटल के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हमने डिटेल में करी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं जी, क्या पढ़ने वाले हैं? आज नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, गैट्स जो बॉडी थी वो कैसे आई। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर, नहीं ज्यादा लेट ना करते हुए। फिर वही बात, आज बुक से तो हम पढ़ेंगे, उससे पहले चलते हैं नोट्स में, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए जी, देखिए जी क्या कहता है। कहता है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं। हाँ जी, देखिए जी क्या बोलता है। बोलता है देखिए जी, हम जानते हैं कि कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो उससे उस कंट्री की बढ़ती है भाई साहब क्या, फॉरेन करेंसी रिजर्व। क्या बोला कि हम जानते हैं कोई भी कंट्री क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, तो उससे उस कंट्री की क्या बढ़ती है जी, फॉरेन करेंसी रिजर्व। और जब कोई कंट्री इंपोर्ट करती है तो उससे उस कंट्री की कम हो जाती है क्या, फॉरेन करेंसी रिजर्व। जिससे क्या हो जाता है, अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व कम तो हमारी क्या हो जाएगी जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है जी नेगेटिव। हाँ जी, ये बात तो पता है सर कि जैसे हम हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी तो फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ेगा, और जब इंपोर्ट हम ज्यादा कर लेंगे तो हम नेगेटिव बीओपी में तो जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल सही बात। अब आगे क्या बोल रहा है, इसलिए हर कंट्री करना चाहती है जी एक्सपोर्ट ज्यादा। सही बात है, जब एक्सपोर्ट से फायदा होगा तो क्यों नहीं करना चाहेगी, एक्सपोर्ट करना चाहेगी। तो बोल रहा है इसलिए हर कंट्री क्या करना चाहती है जी, एक्सपोर्ट ज्यादा और क्या, इंपोर्ट कम। और इंपोर्ट को कम करने के लिए कोई भी कंट्री जी लगाती है बैरियर्स। बैरियर्स कौन सा सर? एक तो होता है टैरिफ, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर, जिसकी डिटेल में चर्चा हमने कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 5 और 6 देख लें, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो जी लगाती, क्या लगाती है जी, बैरियर्स। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है ठीक उसी प्रकार, क्या बोल रहा है जी, ठीक उसी प्रकार 1947 में भी कुछ कंट्रीज को फेस करना पड़ रहा था जी सेम प्रॉब्लम। क्या हो रहा था जी, सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। किसको? कुछ कंट्रीज को। कब? 1947 में। अब वो कंट्रीज भी सिर्फ करना चाहती थी एक्सपोर्ट। क्या प्रॉब्लम था? यही प्रॉब्लम था कि वो भी कंट्री जो है सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहती थी और इंपोर्ट पे लगाती थी रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि बैरियर्स, जिससे इंटरनेशनल लेवल में ट्रेड करने में होती थी जी प्रॉब्लम। क्या होती थी जी, अब जो ये कंट्री थी ये क्या करना, ये भी वही चाह रही थी जो पहले सब कंट्री चाहते थे। क्या कि एक्सपोर्ट को हम करते हैं जी, एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, इंपोर्ट पे लगा देते हैं रिस्ट्रिक्शन। अब इस वजह से क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड में भाई साहब पूरे कंट्रीज के बीच में पड़ गई हलचल, क्योंकि भाई कोई इंपोर्ट तो करना ही नहीं चाह रहा है। अगर कोई इंपोर्ट नहीं करेगा तो भाई साहब एक्सपोर्ट कौन करेगा? ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गई, आ गई प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए क्या हुआ, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए अक्टूबर 1947 में 23 कंट्रीज ने मिलकर लिया एक डिसीजन। क्या लिया जी, एक डिसीजन। कब? 1947 में 23 कंट्रीज ने मिलकर लिया एक डिसीजन और एक एग्रीमेंट किया कि हमारे कंट्रीज में जो भी बैरियर्स हैं, हमारे कंट्रीज में जो भी बैरियर्स है भाई साहब उसको हम करेंगे रिड्यूस। क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। और इस तरह से जन्म हुआ एक बॉडी का जिसे कहा गया क्या, गैट। क्या कहा गया जी, गैट कहा गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। एक बार फिर से रिवीजन कर लें, एक बार देख लें, फिर से समझ लें। हाँ जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल देख लेते हैं। चलिए शुरू से करते हैं। कहता है जी, देखिए कहता है जी, कोई भी कंट्री जब एक्सपोर्ट करती है ना तो उसका क्या पर्पस रहता है, होता है भाई साहब मेरा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा दिया जाए। और जब कोई कंट्री इंपोर्ट कर लेती है तो क्या होता है, उसका फॉरेन करेंसी का रिजर्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव बीओपी को फेस करना पड़ता है। अब क्या बोल रहा है, इसलिए हर कंट्री क्या करना चाहती है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहती है और इंपोर्ट
कम करना चाहती है और इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या लगा देती है, इंपोर्ट पे लगा देती है भाई साहब बैरियर्स। अब बोला ठीक उसी प्रकार 1947 में भी 1947 में भी कुछ कंट्रीज फेस कर रही थी जिस सेम प्रॉब्लम। क्या था प्रॉब्लम कि वो कंट्रीज भी चाहती थी भाई साहब क्या कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एक्सपोर्ट करें और कम से कम इंपोर्ट करें। अब इससे क्या हुआ, इंपोर्ट पर लगा देती थी वो रिस्ट्रिक्शन। अब इससे क्या बोल रहा है भाई साहब, इससे इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो गई, परेशानी आ गई, प्रॉब्लम आ गई ट्रेड करने में। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए क्या डिसाइड किया गया, अक्टूबर 1947 में 23 कंट्रीज ने मिलकर एक डिसीजन लिया। कौन सा डिसीजन कि हम मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट में क्या होगा जी, उस एग्रीमेंट में ये होगा कि जो भी हम ट्रेड करेंगे उससे रिलेटेड जो बैरियर्स होगा उसको हम क्या करेंगे, हम कर देंगे जी रिड्यूस। और इसी बॉडी का जन्म हुआ और इस बॉडी का नाम क्या दिया गया, गैट दिया गया, GATT, जिसका नाम हुआ जी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आइए गैट के बारे में थोड़ा पढ़ लें। बोल रहा है कब स्टैब्लिश हुआ था जी, आपको अभी बताया मैंने, अक्टूबर 1947 में। कम इनटू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1 जनवरी 1948 से ये एग्जिस्टेंस में आ गया। क्या एम था, क्या पर्पस था, बोल रहा है डिस्कस ट्रेड एंड प्रॉब्लम्स और रिड्यूस बैरियर्स, ये दोनों इसका क्या था, एम था। अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है भाई साहब गैट आने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीलैटरल फोरम मिला जिससे ट्रेड प्रॉब्लम को डिस्कस और बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए टिल 1948 टू 1994 तक एक प्लेटफॉर्म मिल गया। क्या मिला, मल्टीलैटरल फोरम मिल गया। इसके लिए ट्रेड के प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए और बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए। अब इससे क्या हुआ जी, आइए देखते हैं। कह रहा है इस मल्टीलैटरल फोरम में जो डिस्कशन होती थी उससे भाई साहब हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जी राउंड्स। क्या कहा जाता है, राउंड। और 8 राउंड हो चुके थे 1948 से 1994 तक। तो देन भैया गेट का लास्ट क्या हो गया, राउंड में बहुत डिस्कशन हुआ है ना, बहुत सारा डिस्कशन हुआ। तो अब क्या गेट बंद, गेट के आगे क्या नहीं, गेट के आगे भी एक बॉडीज बनी। आइए उसके बारे में भी एक बार डिटेल में चर्चा करते हैं, देखिएगा। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद सुनिएगा, कहते हैं हाँ जी 1986 और से 1986 से 1984 तक क्या हुआ कि बीच में एक राउंड हुआ जिसे उरुग्वे राउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, फिर से सुनिएगा। बोल रहा 1986 से 1984 तक, ये 1994 होना चाहिए, एक बार इसको चेंज कर लीजिएगा, ये 1994 है ना। देखिएगा इसको, एक मिनट, ये आपका 1994 है ना, इसको चेंज कर लीजिएगा, ये रहा जी। हाँ क्या बोल रहा है जी, हाँ जी 1986 से 1994 के बीच में एक राउंड हुआ जिसे क्या कहा गया, उरुग्वे राउंड कहा गया, नहीं हाँ जी। अब क्या बोल रहा है जी, उरुग्वे राउंड कहते हैं। और इस राउंड में क्या हुआ, टैरिफ, नॉन टैरिफ मेजर्स, रूल्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर पे प्योर डिस्कशन हुआ। क्या हुआ जी, डिस्कशन हुआ। कब से कब तक के बीच में, 1986 से 1994 के बीच में। क्या हुआ, ये सारे जो फील्ड थे, ये सारी जो इंडस्ट्री थी, टैरिफ, नॉन टैरिफ, मेजर्स, रूल्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर पे प्योर डिस्कशन हुआ, मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। और इस पे एक रिपोर्ट आई जिसे आर्थर डंकल ने पेश किया, इसे आर्थर डंकल रिपोर्ट भी कहते हैं। क्या हुआ जी, इस पे एक रिपोर्ट आई और इसको कौन पेश किया, आर्थर डंकल ने पेश किया। और 15 अप्रैल 1994 को 124 मेंबर कंट्रीज ने मरकस में एक बॉडी फॉर्मुलेट करने का डिसीजन लिया। क्या लिया जी, एक बॉडी फॉर्मुलेट करने का डिसीजन लिया और उसको क्या बोला गया, जिसे हम कहते हैं जी क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कैसे हुआ जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन, एक बार फिर से देख लें।
हाँ जी, देखिए लास्ट गेट तक तो आपको पता था। गेट कब हुआ जी? गेट 1948 से 1994 तक चला। तो क्या हुआ, अब गेट की जो बॉडी थी, सॉरी गेट जो बॉडी थी उसमें जो मीटिंग्स होते थे उसको राउंड कहा जाता था, और लास्ट जो राउंड हुआ था 8th राउंड, उसको क्या बोला गया? उरोगे राउंड बोला गया। उरोगे राउंड में बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा हुई, जिसमें आपके क्या थे, आपके ये थी टैरिफ नॉन टैरिफ मेजर्स थे, रूल्स था, सर्विसेज था, नहीं आईपीआर था, डिस्प्यूट सेटलमेंट था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, है ना, एग्रीकल्चर, और इस सब पर एक प्योर डिस्कशन हुआ। इतना साल डिस्कशन हुआ भाई साहब, और ये डिस्कशन होने के बाद एक रिपोर्ट बनी जिसको अंथर डंकल रिपोर्ट भी कहते हैं, और अंथर डंकल ने इसे पेश किया लास्टली 15 अप्रैल 1994 को 124 मेंबर कंट्रीज के साथ मरकश में एक बॉडी फॉर्मुलेट करने का डिसीजन लिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए थोड़ा WTO के बारे में 2-3 लाइन है उसको देख लेते हैं। क्या, अरे भाई साहब आजा। हाँ जी, देखिए एग्जिस्टेंस कब आया जी? 1 जनवरी 1995 को आया, और ये आपका एस्टेब्लिश कब हुआ था? वही आपका 15 अप्रैल 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 164 मेंबर्स अभी इसके साथ में है। आइए जी अब चलते हैं बुक पर, जब आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखिए जी क्या कहता है, कहता है जी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। कैसे आया? देखिए कह रहा था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड साइंड on 30th October 1947 by 23 countries was a legal agreement minimizing barriers to international trade by eliminating or reducing quotas, tariff and subsidies while preserving significant regulations। बोल रहा है कब आया जी? 30 अक्टूबर 1947 को ये 23 कंट्रीज के साथ मिलके किस चीज के लिए हुआ था? ट्रेड की पॉलिसीज को और ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया था? ये एग्रीमेंट बनाया गया था। किसके, किन देशों के बीच में? 23 देशों के बीच में। कह रहा था द गेट वाज इंटेंडेड टू बूस्ट इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II थ्रू रिकंस्ट्रक्शन एंड लिबरलाइजिंग ग्लोबल ट्रेड। बोल रहा है कि गेट का इंटेंशन क्या था कि किसी तरह से इकोनॉमिक का रिकवरी किया जाए वर्ल्ड वॉर II के बाद, है ना, लिबरलाइज करके और रिकंस्ट्रक्ट करके ग्लोबल इकोनॉमी को। कह रहा है द गेट वेंट टू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1948। गेट कब इफेक्ट में आया? देखिए जी अक्टूबर 1947 को तो ये एस्टेब्लिश बॉडी हुई, लेकिन इफेक्ट में ये आई 1 जनवरी 1948 से। Since then it has been refined, eventually leading to the creation of World Trade Organization on Jan 1, 1995, which absorbed that and extended it। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1994 तक ये बॉडी रही, उसके बाद जो है WTO ने इसे क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया और इस बॉडी को एक्सटेंड कर दिया गया। अब चलिए WTO के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है the World Trade Organization is the only international organization that deals with the global rules of trade between nations। क्या बोल रहा है कि यही एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्लोबल रूल के साथ डील करता है। किस चीज के लिए? ट्रेड से रिलेटेड नहीं। कहता है इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। बोला एक फ्रेमवर्क भी ये देता है। कहता है लेज डाउन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द मेंबर नेशन। अच्छा, मेंबर नेशन के बीच में राइट्स और ऑब्लिगेशन भी डालता है इन द सेट ऑफ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के फॉर्म में बोलता है कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज को कवर करता है, सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए अब इसमें क्या आने लगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी, डिस्प्यूट सेटलमेंट भी, कस्टम वैल्यूएशन भी, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्विसेज भी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट परचेज, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोडक्ट सेफ्टी एंड द फूड सैनिटेशन रेगुलेशंस। देखिए ये सारी की सारी चीजें अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर कवर करती हैं।
कह रहा है द सेटिंग अप टू WTO वाज एग्रीड टू बाय 125 कंट्रीज ऑन April 15, 1994 at a conference in Marrakesh, which was concluded the strenuous Uruguay round of GATT negotiation after the more than 7 years. देखिए जी 1986 से 1994 में ये बॉडी बनी, तो 7 साल तक इसका डिस्कशन हुआ किसमें, उरुग्वे राउंड में, और उरुग्वे राउंड में डिस्कशंस के बाद ये सारे सेक्टर्स कवर किए गए और लास्टली 124 या 25 कंट्रीज के द्वारा, कहीं 124 कहीं 125 है कंट्रीज के द्वारा क्या किया गया, इसका शुरुआत की गई WTO की। हाँ जी, कहता है द न्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्लेसेस द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT had come into effect the January 1st, 1995 with the support of at least 85 founding members including India। बोल रहा भाई साहब गेट को रिप्लेस कर दिया इसने, और कब इफेक्ट आ गया, 1 जनवरी 1995 से, और क्या हुआ 85 फाउंडिंग कंट्रीज के साथ, जिसमें इंडिया भी इसका मेंबर था। आइए पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ WTO कि अब WTO के काम क्या क्या है। पूरा फंक्शंस ऑफ WTO, द WTO ओवरराइडिंग ऑब्जेक्ट इज टू हेल्प ट्रेड फ्लो स्मूथली, फ्रीली एंड प्रिडिक्टिवली। इट डज दिस बाय, क्या क्या बोल रहा है भाई साहब, पहला काम है एडमिनिस्ट्रिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करना, एक्टिंग एज ए फॉरम ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस, ट्रेड नेगोशिएशंस को भी देखना, सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाए इंटरनेशनल लेवल पर तो भी उसको देखना, रिव्यूइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को भी चेक करते रहना, रिव्यू करते रहना, बिल्डिंग बाय द ट्रेड कैपेसिटी ऑफ डेवलप इकोनॉमीज, बोल रहा है भाई ट्रेड कैपेसिटी को डेवलप करना है ना, बिल्ड करना डेवलपिंग इकोनॉमीज का, कोऑपरेटिंग विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बोल रहा है भाई साहब अदर इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ क्या करना, कोऑपरेट करना। देखिए जी ये आपके हो गए फंक्शंस ऑफ WTO। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और आपको अगर किसी तरह का नोट्स चाहिए, आई मीन इसका नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा है नेट वाला भैया, उसको ज्वाइन करिए। और आज की क्लास को करते हैं खत्म, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।